हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कुछ हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, ईयर वाइज जो यहाँ पे कन्वेंशन या समिट्स हुई थी उनके बारे में डिस्कस किया था जो कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग थी। अब हम बात करेंगे नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये भी इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा मेन पार्ट है जहां से एग्जाम में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? अगर मैं नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम दो अप्रोच पढ़ते हैं। दो अप्रोच किसके कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं? मैन और एनवायरमेंट का जो इंटरैक्शन होता है हम उसके बारे में पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें पहले दो कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है, एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एक पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दो कंसेप्ट समझने हैं कि डिटर्मिनिज्म क्या होता है और पॉसिबिलिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म के, डिटर्मिनिज्म थ्योरी क्या बोलती है? डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आवर अर्थ इज द क्रिएशन ऑफ नेचर, हमारी अर्थ ने ही नेचर को बनाया है, एंड नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। बाय चांस कोई भी चीज नहीं बनी है, अर्थ ने क्या बनाया है? नेचर को बनाया है। इट इज अ कंडीशन इन विच द एनवायरमेंट that tell us what we are capable of doing. Man is the subservient to the nature. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसी कंडीशंस जो मतलब अर्थ ने क्या बनाया है? नेचर को बनाया है। अर्थ इज द क्रिएशन ऑफ नेचर और कोई भी बाय चांस चीज नहीं बनी है। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट बताता है हमें, एक मैन ह्यूमन बीइंग को बताता है कि ह्यूमन बीइंग की कितनी कैपेबिलिटीज है, कैसे वो नेचर को यहाँ पर प्रोटेक्ट या कंजर्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनिज्म थ्योरी क्या बताता है कि ह्यूमन बीइंग एक एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकता है, कैसे बचा सकता है, कैसे इकोसिस्टम को या एनवायरमेंट को बैलेंस करके रख सकता है। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी चीज बाय चांस नहीं हुई है, यहाँ पर सब क्या है? अर्थ इज द क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी चीज यहाँ पर बाय चांस नहीं हुई है, सिर्फ कैसा हुआ है? यहाँ पर एक दूसरे से सारी चीज यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। तो ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नेचर को क्या करे? यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये डिटर्मिनिज्म थ्योरी बोलती है, जो कि क्या है? मैन एनवायरमेंट इंटरैक्शन, कि यहाँ पर जो इंटरैक्शन होता है एनवायरमेंट और मैन का, वो कैसे होता है? एक तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की वजह से कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट थ्योरी आती है पॉसिबिलिज्म की। पॉसिबिलिज्म थ्योरी क्या बोलती है? सब कुछ क्या है? पॉसिबल है। हम बोलते हैं ना, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। आपको सिर्फ क्या करनी है? मेहनत करनी है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, सब चीजें यहाँ पर क्या है? पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिज्म थ्योरी क्या बोलती है? सब कुछ क्या है? यहाँ पर पॉसिबल है। मैन क्या है? यहाँ पर मैन बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेन आर वेरी इंटेलिजेंट, सबके पास नेसेसरी नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पैसा है कि वो अपने एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हम मैन या नेचर के इंटरैक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो थ्योरी हमेशा याद रखनी है, एक तो डिटर्मिनिज्म कि मैन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है कैसे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरा पॉसिबिलिज्म की थ्योरी कि सब कुछ यहाँ पर चीजें क्या है? पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग है सब में अपना दिमाग है, उनको नॉलेज है, ठीक है, उनके पास स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। तो दिस थ्योरी इज नोन एज पॉसिबिलिज्म थ्योरी। ठीक है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनको हमें कैसे बचाना है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है? यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लो होती जा रही है। ठीक है, और इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है? बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। इन्वायरमेंट कैसा होता जा रहा है? यहाँ पे बहुत सारे इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स आते जा रहे हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द डेवलपिंग नेशन आर ट्राइंग टू डेवलप अ मॉडल विच द डेवलप्ड कंट्रीज डिड इन द पास्ट। अभी तक ऐसा कोई मॉडल नहीं बन के आया है जहां पर हम क्या कर सकते हैं? अपनी नेचुरल एनर्जी को, नेचुरल रिसोर्सेज को या इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर जब पॉसिबिलिज्म की थ्योरी अगर ह्यूमन बीइंग समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी चीज पॉसिबल है, तो क्या हो सकता है? हम अपने एनवायरमेंट को, यहाँ पर नेचर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, देखो जो पेड़ का कटाई हो रही है, जो पेड़ कट रहे हैं, सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या है? यहाँ पर डिफोरेस्टेशन, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? डिसबैलेंसिंग हो रही है। उसी की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? रोकने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर
डिफोरेस्टेशन या फिर एफोरेस्टेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, अगर डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्लाइमेट इफेक्ट होता है, और इस क्लाइमेट इफेक्ट की होने की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज को क्या करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ना तो डिफोरेस्टेशन होना चाहिए ना फिर एफोरेस्टेशन होना चाहिए। नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, नॉन इक्विटेबल मतलब इक्वल चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। द रॉ मटेरियल फॉर फिनिश गुड्स इज अवेलेबल इन अंडर डेवलप और डेवलपिंग रीजन to earn foreign exchange and taxes. The government allow the exploitation of resources, however, without a long-term approach to replenish them or mitigate the after effects. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपको रॉ मटेरियल मिलता है, जो भी आप कोई चीज बना रहे हो, आपको जो रॉ मटेरियल मिलता है, तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, जब क्या करने देती है अपने टैक्सेस और एक्सचेंज के लिए, ताकि वो क्या कर सके, टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है, दे अलाउ द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज एक्सप्लोइट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी अराउंड अस, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे आसपास में, वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टोन एज में क्या था, वुड, हमें नेचर से क्या मिलती थी, वुड मिलती थी, है ना। ड्यूरिंग द आयरन एज में हमें क्या मिलती थी, कोयला मिलता था, कोल मिलता था। मॉडर्न एज में हमें पेट्रोलियम मिलना शुरू हुआ नेचर से, और नेचुरल गैस मिलनी शुरू हुई, और फ्यूचर में हमें क्या क्या मिलता है नेचर से, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, ये सारी चीजें मिलती है। तो क्यों ना इन सभी चीजों को सेव किया जाए, ताकि हमें यहाँ पर आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमें यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं किसकी, जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम इसी तरीके से कंजर्व कर सकते हैं कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उन वो सारी, मतलब उनको हमें क्या करना है, उन पर रोक लगाना है, ठीक है। गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, अगर यहाँ पर हमारे पास अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, यहाँ पर जो ऑप्टिमम हीट प्रोडक्शन होगा पर यूनिट वॉल्यूम, इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा, कम पॉल्यूट होगा, और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या किया जाए, यहाँ पर कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, दैट इज समथिंग फाउंड इन द नेचर, जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, लाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट है, एनिमल, सॉइल, स्टोन, मिनरल्स, फोसिल फ्यूल, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी क्या, अगर मैं एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूं तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी काम, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज द एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ लिविंग बीइंग, मशीन एंड मैटर टू मूव, फंक्शन और परफॉर्म एनी टास्क। द होल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। नेचुरल रिसोर्सेज का जब आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वो हम कैसे काउंट करते हैं कि आपने कितना काम करा है, एक ह्यूमन बीइंग की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसको हम किस में मानते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज में हम मानते हैं। तो एनर्जी जो है अलग अलग प्रेजेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलती है, जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एंड दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी की किस तरीके का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कौन कौन से यहाँ पर एनर्जी होती है, सबसे पहले होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूविंग, जब भी आप मूव कर रहे हो, सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, ठीक है, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो जो मेरी एनर्जी लग रही है मूव करने में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जो मेरी मूविंग एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक पोजीशन से हम दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, तो जो हमारा मोशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी लगती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है रेस्ट पे, ठीक है, आप बैठे हो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो कि आप रेस्ट पे जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पे, लेकिन मोशन कर रहा है, तो रेस्ट पे जब वो मूव करता है, रेस्ट पे कोई मोशन चल रहा है,
उसको हम काउंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जब भी रेस्ट पे एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, रेस्ट में जो रेस्ट पोजीशन पे जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूं तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जो टेम्परेचर से, है ना, जो कौन सी होती है? जब भी टेम्परेचर, आपने देखा होगा आप कोई भी चीज गर्म करते हो, है ना, टेम्परेचर जब आप उसको हीट करते हो तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप सपोज करो पानी उबाल रहे हो, पानी बॉईल कर रहे हो, तो जैसे आप हीट करोगे, हीट से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने प्लेस पे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो दिस इज नोन एज थर्मल एनर्जी, जिसको आप बोलते हो हीट एनर्जी। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीटिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? अपनी ही पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट या फिर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। जब आपस में मॉलिक्यूल, जैसे आपका कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है, तो इस बॉन्डिंग में जो होगी दैट इज केमिकल एनर्जी। अगर आप इन बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगी है वो कौन सी होगी? आपकी क्या, जो बेसिकली ये तो आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होती है। लेकिन जो केमिकल कार्बन कार्बन बॉन्ड के दोनों के बीच में जो एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ होगा, इस बॉन्ड में कितनी एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है जब भी यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट होता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी निकलती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द मास कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। ठीक है, और भी कुछ एनर्जी की फॉर्म होती है, जैसे आपकी रेडिएंट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, जो लाइट आ रही है उससे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लाइट एनर्जी। तो ये सारे किसके टाइप होते हैं? ये सारे होते हैं एनर्जी के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। वो तो सारे क्या थे? रिन्यूएबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, है ना, जिनको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार वो खत्म हो गई तो दोबारा से हम उसको फ्यूचर नीड्स के लिए नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। एक बार खत्म हो गई तो फिर से हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना ही इसको हम फ्यूचर में फिर बना पाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको एक बार डिप्लीट होने के बाद, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से नहीं बना सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं आपके पास? फोसिल फ्यूल। जब आप फोसिल फ्यूल का कंबशन करते हो ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन क्या फोसिल फ्यूल एनर्जी को आप बार बार यहाँ पर बना सकते हो? नहीं, उनको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, दे आर कंज्यूम्ड मच फास्टर देन द नेचर कैन क्रिएट देम एंड ऑल्सो कंसिडर एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको ये दोबारा से आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। जैसे आपके होते हैं फॉसिल फ्यूल, जिसमें आता है आपके पास ऑयल एंड कोल। ठीक है, ये क्यों प्रेफर किए जाते हैं? जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा प्रेफर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब भी आप किसी भी कार्बन को बर्न करते हो, है ना, जब भी आप किसी चीज का फॉसिल फ्यूल का कंबशन कर रहे हो तो इसमें जो है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है उसको हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं। 1 ग्राम हम जब कंबशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी एनर्जी या हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम किस में देखते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू में चेक करते हैं। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं? दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू एक्सप्लॉइट दिस रिसोर्सेज। द मार्केट इज वेल डेवलप्ड फॉर ट्रेडिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आवर कन्वेंशनल, अब ये क्यों यूज किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ये टेक्नोलॉजी इजिली अवेलेबल है। ठीक है, द मार्केट इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उनका ट्रेडिंग भी अच्छे से हो रहा है। आवर कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच आर फिटेड विद कंबशन इंजन रिमेन प्रोमिनेंट थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है अगर हम फ्यूल यूज कर रहे हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? अब फॉसिल फ्यूल कंटिन्यू यूज किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसी तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की जब हम बर्निंग करते हैं या फिर हम कंबशन करते हैं
तो उसमें से SO2 CO2 जो निकल कर आता है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर एसिड रेन करता है, ठीक है, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ही ज्यादा हार्म इफेक्ट डालते हैं। और जो हार्म इफेक्ट आता है इसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल इंपैक्ट की वजह से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होता है। सेकेंड, फॉसिल फ्यूल का यूज करने का एडवांटेज क्या है, हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हजार्ड क्यों, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं उससे यहाँ पर क्या निकल के आता है, फ्लाई ऐश और कुछ ऐसे PM जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो कि अगर ह्यूमन बीइंग उसको इनहेल कर लेता है तो उससे अस्थमा भी हो सकता है और TB भी हो सकते हैं, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर हेल्थ हजार्ड क्या है, अगर हम फ्लाई ऐश, जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, तो जब फ्लाई ऐश होगा या पार्टिकुलेट मैटर जो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है और अगर ह्यूमन बीइंग उसको इनहेल कर लेते हैं तो उससे अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। थर्ड आता है ऑयल स्पिल, ठीक है, अगर यहाँ पर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हो किसी ऑयल इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पर क्या होगा, ऑयल स्पिल होगा और जो कि पानी में चला जाएगा, वाटर पोल्यूशन तो करेगा, साथ साथ यहाँ पर जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, उसमें दिक्कत आएगी, मरीन लाइफ और उनका इकोसिस्टम जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम ऑयल की, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल क्या है, ऑयल अकर इन रॉक फॉर्मेशन इन द अर्थ विच बिफोर गेटिंग प्रोसेस्ड इन रिफाइनरीज इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होता है, क्रूड ऑयल निकल कर आता है जिसमें हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर रहता है और इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें से आपका ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन उसको कंज्यूम किया जाता है। और कौन सा हमने पढ़ा था, कोल के बारे में, कोल से भी क्वेश्चन आते हैं, कोल के टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोल क्या है, एक ब्लैक और ब्राउन कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक है विच इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ पार्शली डिकम्पोज प्लांट मटेरियल। जहां पर ऐसे प्लांट मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, जो पार्शली डिकम्पोज हुए हैं, उनके यहाँ पर डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है, जो आपके सेडिमेंट्री रॉक में से क्या निकलता है, कोयला निकलता है जो कि ब्लैक और ब्राउन कार्बोनेट स्ट्रक्चर का यहाँ पर होता है। तो कोल क्या है, एक ब्लैक और ब्राउन सेडिमेंट्री कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक है जो कि किससे बना हुआ होता है, जब भी हम प्लांट मटेरियल का क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, ऐसे प्लांट मटेरियल जो कि पार्शियली डिकम्पोज्ड है। तो उनको डिकम्पोजिशन में कितना टाइम लगता है, बहुत साल लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड द क्वालिफिकेशन। जब कोयला बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोलते हैं। Coal provides 30.3% of global primary energy needs and generate 42% of the world electricity. कोल से हमें क्या मिलता है, एनर्जी जनरेट होती है 30% और इलेक्ट्रिसिटी 42%। इंडिया में 70 to 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, बाय बर्निंग द कोल, जब हम कोयले को यहाँ पे बर्न करते हैं, ठीक है। और जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है कोयल में से उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। BTU को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी हीट जो है वो चाहिए एक टेम्परेचर को रेज करने के लिए बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो इंडिया में जो 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे मिलती है, जब भी हम कोयले को यहाँ पे बर्न करते हैं। और इसमें अगर हमें एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको हम किस फॉर्म में निकालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ BTU, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कोल में से, ठीक है, कोयले के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है पीट। पीट क्या है यहाँ पर, जिसमें कार्बन कंटेंट 50 से 60% रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू लिग्नाइट, ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस, ठीक है, और एंथ्रासाइट, ये सारे कोल के टाइप्स हैं, ठीक है। फिर कार्बन कंटेंट आपको याद रखना है बस, पीट में कितना होता है 50 to 60%। लिग्नाइट और जो ब्राउन कोल है उसमें कितना कार्बन होता है 70%, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस जो कोल है वो कितना होता है, वो सॉफ्ट कोल होता है, याद रखना, सॉफ्ट कोल होता है और उसमें 80% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोल में क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है और 5% क्या होता है, वॉलेटाइल मैटर रहता है। तो सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है 90 से 95%। देन यहाँ पे होता है बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट और फिर कौन सा होता है यहाँ पर, पीट होता है। जब भी हम बिटुमिनस कोयल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो एक मटेरियल निकलता है जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एक कोक निकल के आता है। कोक आपने देखा होगा, ठीक है,
बिल्कुल ब्लैक कलर का आता है। जब भी यहाँ पर हम बिटुमिनस कोयल को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कोक निकल कर आता है। ठीक है, स्टीम कोल को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कोल भी बोलते हैं, जो कि हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। स्टीम कोल आपने देखा होगा ना, जिससे आपकी पावर जनरेट होती है, तो स्टीम कोल को हम थर्मल कोल के नाम से भी जानते हैं। कोकिंग कोल आल्सो नोन एज मेटलर्जिकल कोल इज मेनली यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। स्टील इंडस्ट्री में देखा होगा आपने, ये वाला कोकिंग कोल को यूज किया जाता है। और कोकिंग कोल कहां से बनता है, जब हम बिटुमिनस कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, जो कि इन्वायरमेंट को भी वो इन्वायरमेंट पे भी इसका इफेक्ट आ सकता है। एयर पोल्यूशन में जितने भी आपके पीएम है, मींस पर्टिकुलेट मैटर है, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये सारे पर्टिकुलेट मैटर जो है इन्वायरमेंट में आते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं, जैसे अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर इनकी कंबशन जब होती है और इनके जो पार्टिकल्स है, अगर ह्यूमन बींग्स इनको इनहेल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे फ्लाई ऐश निकलते हैं वहां से, जो कि इन्वायरमेंट को भी हार्म करते हैं, साथ साथ ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे भी, ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है उन पे भी बहुत सारा इफेक्ट इसका पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है, टीबी है, ठीक है, कैंसर है, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है। लार्ज डंप्स आर रिक्वायर्ड टू डंप दिस वेस्ट मटेरियल। बहुत ज्यादा अगर आप इनको डंप कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से इनको डंप करना चाहिए, क्योंकि बर्निंग कोल क्या करेगा, अगर जला हुआ कोयला वो क्या करता है, स्मोक कोस करता है, उसमें से सूट निकल कर आती है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और टॉक्सिक एयर एमिशंस जो है वो हो जाते हैं। कोल क्या है आपका, मोस्ट एबंडेंटली किस में मिलता है, अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, जो कि इसका कंजप्शन रेट कितना है, 2000 ईयर्स से हम क्या कर 200 ईयर्स बैक से हम क्या कर रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। चाइना, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये 5 ऐसे कोल प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, कोल जो इंडिया में डिपॉजिट है वो कहां से बिलोंग करता है, गोंडवाना एज से। ठीक है, 3/4 ऑफ द कोल डिपोजिट का है आपका दामोदर वैली में डिपोजिट है। एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन प्रोसेस एंड फाउंड ऑन द इंटरनल सर्फेस ऑफ कोल इज कॉल्ड कोल बेड मीथेन। ठीक है, जो कि कोल बेड मीथेन क्या करती है, ये भी ह्यूमन को बहुत ज्यादा हार्म करती है। तो ये था हमारा कोल के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया सारा। तो आई होप आपको रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर गाइज।